हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर अभी तक कुछ लेक्चर मैं ले चुका हूँ। मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई, आयन साइज, एटॉमिक साइज, कैटायनिक एनायनिक रेडियस और उनमें पीरियोडिसिटी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलेंगे या फिर अप टू डाउन किसी ग्रुप में चलेंगे तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आएगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी एंड अप टू डाउन इंक्रीज होगी। उसका रीजन बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। तो आज हम उसी का डिस्कस इस लेक्चर में कर रहे हैं। छोटा लेक्चर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए कंप्लीटली इसको देखें क्योंकि सभी फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करती है। तो सेकंड उसमें पीरियोडिसिटी भी देखेंगे। सेकंड नंबर में मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसको हम Z इफेक्टिव से नोट करेंगे या फिर Z स्टार से नोट करेंगे एंड इट्स पीरियोडिसिटी, और इसकी पीरियोडिसिटी का डिस्कस हम करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में इसी में बताऊंगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को दूसरा नाम देते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है इसके केस में कि सपोज करो ये एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन चार्ज Z है, ये इनर ऑर्बिट्स हैं फुल फिल, ये आउटर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन है। इनर ऑर्बिट की लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक लेयर्स फुल हैं। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं क्योंकि इन पे सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग में होंगे और इस रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। न्यूक्लियर जो भी चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इनर इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपल्सन की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, और जितना अट्रैक्शन कम हो गया विच इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिपेल होता है। रिपेल होने की वजह से न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा विच इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि अट्रैक्शन between nucleus and outer electron decreased due to electrons of inner layer repel outer electron is called स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ऐसे से नोट करना, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट नाम देंगे। और इसके लिए हम एक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग फैक्टर। जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इस सिग्मा की कैलकुलेशन से ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो होता क्या है कि अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल कर पाते तो इसका अट्रैक्शन इसके ऊपर बहुत कम हो जाएगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी अट्रैक्शन बहुत डिक्रीज हो गया, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट उस पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट इस पर पड़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो जाता है तो एटॉमिक साइज कम होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कितना गिरा हुआ है विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट
के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और ये स्लेटर रूल से करते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इन्हीं की कैलकुलेशन से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया, वो है 50 मींस विच इज जेड, ये न्यूक्लियर चार्ज है। यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 50 प्रोटॉन इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाकी कोई इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर रहा है। अब बाकी कोई रिपेल नहीं कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन फील करेगा 50 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करेगा। लेकिन अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेंगे। अब इसको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि इसका और इसका अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे 38 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, 100% 50 का नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 का केवल पहला कर पाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा, तो उस पर अट्रैक्शन फील्ड कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा रिपल्सन की वजह से। तो आउटर इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन्स का 50 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि केवल न्यूक्लियर चार्ज तो 50 है, लेकिन फील कर पा रहा है अट्रैक्शन कितने का, 38 प्रोटॉन्स का। इसका मतलब इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज 50 नहीं रहा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज 38 रहेगा, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज में एक रिलेशन हो जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which is equal to Z nuclear charge minus screening constant और shielding factor means effective nuclear charge किसके इक्वल आ गया, Z effective which is equal to Z minus sigma। और हम सिग्मा की कैलकुलेशन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सिग्मा which is equal to 50 minus 38 which is 12। सिग्मा जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो उसमें हम सिग्मा की कैलकुलेशन स्लेटर रूल से करते हैं, जिससे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इस 50 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील कर रहा है, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन की वजह से 50 प्रोटॉन का अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा। इसका मतलब 50 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन वो फील नहीं कर पा रहा, कम प्रोटॉन्स का कर पा रहा है। और सपोज करो 38 प्रोटॉन्स का कर पा रहा है, इसका मतलब 38 प्रोटॉन का ये अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, which is effective nuclear charge for this electron। इस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। इसका मतलब 50 में से कुछ कम हो गया, और कम कितना हुआ, 12 इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लेटर रूल से। तो वही डिस्कस अब मैं कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाय स्लेटर रूल्स। स्लेटर रूल्स से इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, सिग्मा की कैलकुलेशन स्लेटर रूल से करते हैं। स्लेटर रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा और जेड इफेक्टिव some rules follows called Slater rules। उनको हम स्लेटर रूल्स नाम देते हैं। अब क्या है उसका डिस्कस मैं कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू स्लेटर, सपोज करो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर है, ये न्यूक्लियर चार्ज है Z, जिसको हम नोट भी करते हैं। ये इनर शेल्स बनी हुई है और ये आउटर शेल है, जिसमें इस इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन है या फिर टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम अंडर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन भी नाम दे सकते हैं, जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
लेयर्स में बटे हुए हैं वो इसको रिपेल करेंगे और यहाँ पे होगा इसमें अट्रैक्शन, और इस रिपल्शन की वजह से इस पे न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं रह पाएगा जितना जेड है, उसमें से कुछ कम हो जाएगा, और कितना कम होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि ये सेल कौन सी सेल होगी, n सेल होगी, ये n-1 सेल होगी, ये n-2 सेल है, और ये फर्दर n-3 वगैरह है। n सेल कौन सी सेल होगी, अल्टीमेट, जिसमें आउटमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंडर ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो। n- जो शेल है n-1 विच इज पेनल्टीमेट, और n-2 जो शेल है विच इज प्री पेनल्टीमेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो हम क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा के अंदर इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पार्टिसिपेशन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ रूल्स हैं उसके लिए। नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट एज, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बार-बारी रूल के अकॉर्डिंग नहीं, नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। 1s, सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, फिर 2s एंड 2p को एक साथ, सेकेंड शेल है ये, फिर 3s 3p को एक साथ, 3d को सेकेंड, थर्ड शेल में 3d भी आ गया, यानी फर्स्ट सेल की एक सब सेल, सेकेंड की 2 है, थर्ड की 3 है, उनको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ की 4s 4p को एक साथ, 4d को अलग एंड 4f को अलग। फिर फिफ्थ सेल आएगी, उसमें 5s 5p एक साथ है, 5d अलग है, 5f अलग है, 5g अलग है। इस टाइप से सेल्स के अकॉर्डिंग, पहले पहली सेल, फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, फिर फिफ्थ सेल, जिसमें d और f को सेपरेट और s p को एक साथ में हम पुट करेंगे। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड, जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता किसके अंदर, सिग्मा के अंदर, और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी नहीं होता। टेस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। मींस पार्टिसिपेशन इन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, there is no role of टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आफ्टर टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। केवल टेस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल कर पाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन होगा सिग्मा की कैलकुलेशन में। नंबर थर्ड, इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग 1s सबसेल, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कोई रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होगा उसमें सिग्मा की जो कैलकुलेशन है उसका रोल होगा। देन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा या इन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा इज 0.30। केवल इतना पार्टिसिपेशन होगा, केवल इसी इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, बाकी के लिए अलग है। तो इसमें मैंने अलग से बता दिया कि 1s में ही अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो बाकी 1s2 के लिए देखेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का उसका जो रिपल्सन रहेगा उसमें सिग्मा की कैलकुलेशन में जो रोल होगा वो 0.30 होगा। एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए होगा, बाकी सबके लिए 0.35 होता है, वो नेक्स्ट पे रहेगा। फोर्थ, if test electron
प्रेजेंट इन NS और NP, किसी भी सेल में प्रेजेंट है NS और NP के अंदर अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन देयर इज a role of per electron presenting NS or NP is 0.35 in calculation of sigma. सिग्मा की कैलकुलेशन में पर इलेक्ट्रॉन यानी NS और NP के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको तो छोड़ देंगे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले के इलेक्ट्रॉन जो इन्हीं में प्रेजेंट है उनमें पर इलेक्ट्रॉन 0.35 का रोल होगा NS और NP में, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1 cell having participation in calculation of sigma is 0.85 per electron, यानी कि जो पेनल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन NS-NP में है तो उसी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का पर का रोल 0.35 होगा, और उससे पहली जो सेल है N-1 मींस पेनल्टीमेट जो सेल प्रेजेंट है उसके अंदर पर इलेक्ट्रॉन का रोल उसकी कैलकुलेशन में 0.85 होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे N-2 and inner having participation (1.00) पर यानी कि अगर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन NS-NP में प्रेजेंट है तो उसी में बाकी इलेक्ट्रॉन का रोल 0.35 होगा पर इलेक्ट्रॉन का, उससे अंदर वाली जो सेल है N-1 उसमें अंदर प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन उनका रोल 0.85 होगा, और बाकी अंदर की जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है N-2, N-3, N-4 उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स का पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन होगा विच इज 1 इस केस में, अगर इलेक्ट्रॉन NS और NP में प्रेजेंट है तो। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन presenting ND और NF, अगर ND और F को हमने अलग अलग इसीलिए लिखा कि ND और NF के अंदर अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए फोर्थ जो रूल मैंने बताया था वो बदल जाता है, देन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in ND or NF will be 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसमें भी था कि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहेगा, उसी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बाकी के जो बचे हुए हैं उनके लिए 0.35, टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, बट उसके अंदर वाली सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सभी का रोल 1 होगा, बट द रोल ऑफ electrons present in N-1, N-2 and so on means inner having 1.00 per electron in calculation of sigma, यानी कि इसमें 0.85 का कोई रोल नहीं है, इसमें सारा क्या रहेगा कि जो इनमें प्रेजेंट है उसमें तो है ही, इसके अलावा जो भी प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन इनके साथ तो कितना रहेगा 0.35, और इनके अलावा अगर वो NS में भी प्रेजेंट है NP में भी प्रेजेंट है, यानी कि N-1 ही नहीं, यहाँ पे NS और NP भी यूज कर सकते हैं अगर उसमें भी प्रेजेंट है, तो सभी का रोल कितना रहेगा 1 रहेगा, थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ 6 नंबर पे
स्क्रीनिंग और शेडिंग इफेक्ट। ऑफ ऑर्बिटल्स S is greater than P is greater than D is greater than F। ये S का ज्यादा होता है P से, P का ज्यादा होता है D से, D का ज्यादा होता है F से, इसीलिए ये रूल्स को थोड़ा चेंज किया गया है। D और F का पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है, और S और P का स्ट्रॉन्ग शेडिंग इफेक्ट होता है। इसलिए डी और एफ के लिए अलग से कैलकुलेशन है और एस और पी के लिए अलग से कैलकुलेशन है। अब हम कैलकुलेशन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन करूंगा और सिग्मा की। पहले सिग्मा की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम जेड इफेक्टिव की उसमें कैलकुलेशन करेंगे। हम किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपको दे दिया गया जिंक, एक जनरल एग्जाम्पल है, 30 नंबर पे आता है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 है। ये तो मैंने बारबरी रूल के अकॉर्डिंग लिखी है और बरी उसके अकॉर्डिंग लिखी है, लेकिन हम सिलेक्टेड रूल के अकॉर्डिंग इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, वन एस को अलग से लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2s में 2 है, 2p में 6 है, अलग से लिखा हमने। सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है। फिर थर्ड सेल 3s में 2 है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 3d में 10 है। बता रखा है कि d को अलग से लिखोगे, थर्ड सेल को लिख लिया और फिर इसके बाद हमने फोर्थ सेल को लिखा, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाली कंडीशन है। इस सिलेक्टेड रूल से हमने इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे दी। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है, लेकिन सिलेक्टेड रूल से पहले फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल में s और p एक साथ, थर्ड सेल में s p एक साथ, d अलग, फोर्थ सेल में s p एक साथ, d अलग से और f अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। है नहीं तो उसको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। अब आपसे कह दिया गया कि व्हाट इज सिग्मा ऑन 4s सेकंड इलेक्ट्रॉन, यानी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा की वैल्यू क्या है। तो ये तो हुई n सेल, फोर्थ सेल है, ये थर्ड सेल है, ये n-1 होगी, और ये सेकंड सेल है, ये n-2 होगी, ये n-3 सेल होगी। तो n सेल अगर ns और np में ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉन 4s सेकंड है जो कि ns में है, उसमें अभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिसिपेशन 0.35 होगा, ऐसा मैं बता चुका हूँ। तो सिग्मा की कैलकुलेशन में 1 × 0.35 कौन सी सेल में, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन था उसके लिए। अब जो अंदर वाली सेल है n-1, उसमें प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स का 0.85 होगा। 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन है, सभी का कितना हुआ 18 × 0.85 और प्लस में n-2 या n-3 या n-4 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सबका पार्टिसिपेशन 1 होगा। तो यहाँ पे 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 10 × 1 सभी का एक पार्टिसिपेशन होगा, विच इज इक्वल टू 0.35 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 15.30 प्लस में 10 × 1 10, देन ये हो गया 25.65। इट इज सिग्मा, यहाँ सिग्मा हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, जेड माइनस सिग्मा। जेड इसके लिए 30 था, माइनस सिग्मा है 25.65 विच इज 4.35, यानी कि 4s का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज केवल 4.35 प्रोटॉन्स का ही फील कर पा रहा है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज कितना है 30, यानी 30 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील्ड वो फील नहीं कर पा रहा, वो केवल 4.35 प्रोटॉन्स का ही अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उसको रिपेल किया। इसी टाइप से इसमें आप कह दिया गया कि 3d 10th इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्ट होगा, तो वो भी देख लेते हो। 3d 10th के यानी 4s, इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं, यानी कि इस टाइप से लिखने के बाद अगर हमें 10th इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो इसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा। उस 10th इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन का भी कोई रोल नहीं होगा, ये मैं रूल में बता चुका हूँ सेकंड रूल में।
कि लास्ट में जो उसके बाद लिखी जाती है कोई कॉन्फ़िगरेशन, उसका कोई रोल नहीं होता। तो इन दोनों का कोई रोल नहीं है, केवल 10th इलेक्ट्रॉन है उसका भी कोई रोल नहीं है। इसमें बचे 9 इलेक्ट्रॉन जिनका रोल है। यानी कि अगर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन डी के अंदर प्रेजेंट है या एफ में प्रेजेंट है तो रूल बदल गया कि डी और एफ में प्रेजेंट है तो उसी में प्रेजेंट बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रोल 0.35 और बाकी सभी का 1। देन क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनका रोल तो कितना होगा 0.35। 10th इलेक्ट्रॉन तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन जिसको हमने यूज नहीं किया, बाकी बचे 9 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा इसमें 0.35। और अंदर बचे यानी कि इनमें बचे ns और np हो सकता है या n-1 या n-2 शेल हो सकती है, उन सबका रोल कितना होगा 1। तो 6 + 2 8 + 8 16 + 2 18, देन प्लस में 18 × 1 सभी का रोल 1 हो जाएगा। देन विच इज इक्वल टू 3.15 प्लस में 80 विच इज इक्वल टू 21.15। ये आ गया सिग्मा इसके लिए। देन जेड इफेक्टिव विच इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा विच इज 30 माइनस 21.15 विच इज 8.85। यानी कि 3d 10th जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से केवल 8.85 प्रोटॉन्स का ही अट्रैक्शन फील करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1s1 को देखें हम इसीलिए तो 1s1 30 इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फील करेगा। सॉरी, अगर केवल 1s1 को ही देखें हम तो 1s1 पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 30 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन सेकेंड 30 का नहीं करेगा, घट जाएगा। कितना 0.3 बता रखा है इसमें है 0.3 घटेगा, बाकी के अंदर घटता चला जाएगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन का सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, इनर शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट है, एस में प्रेजेंट है, पी में प्रेजेंट है, डी में या एफ में प्रेजेंट है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसमें कि 4s सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से 4.35 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन फील करता है, और 3d 10th जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से 8.85 प्रोटॉन्स का ही अट्रैक्शन फील कर पाता है। अब मैं आगे की कैलकुलेशन ले रहा हूं। सिग्मा की और जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम एक पीरियड में, इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ जिसके एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। हम सिग्मा की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इन केस ऑफ लिथियम कैलकुलेशन अलग से नोट करनी है आपको। लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 एंड 2s1। इससे पहले मैं हीलियम की बात कर लेता हूँ। हीलियम में 1s2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन है और 1s के अंदर ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी बचे एक इलेक्ट्रॉन का रोल कितना हो जाएगा सिग्मा में, सिग्मा इज 0.30। देन व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए विच इज जेड माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू जेड कितना है हीलियम के लिए 2 माइनस सिग्मा कितना हो गया 0.30 विच इज 1.7। यानी कि 2 प्रोटॉन होते हुए भी सेकंड इलेक्ट्रॉन 1.7 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फील करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतना का अट्रैक्शन फील करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 रहेगा हाइड्रोजन में। हीलियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.7 रहेगा। इन केस ऑफ लिथियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये लिख ली मैंने, डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग लिखी है मैंने। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन ये है तो इसमें बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0.35 का रोल खत्म हो गया। केवल n-1 ये n है, ये n-1 है। n-1 में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन s में है तो n-1 में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का रोल 0.85 होगा। यानी कि इसके लिए सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई 0.85 विच इज 1.7 और 1.7 हो गया। तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया, इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 होता है, 3 माइनस 1.7 विच इज 1.3। यानी यहाँ पे आ गया 1.30। इसकी बात की है मैंने जेड इफेक्टिव की विच इज 1.30 इन केस ऑफ लिथियम। अगर हम लिथियम के साथ ही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेरिलियम, तो बेरिलियम के केस में 1s2 एंड 2s2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन है इसका, ऑब्जर्व है, ns में प्रेजेंट है, तो बाकी बचा एक इलेक्ट्रॉन। देन सिग्मा में उस एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 रोल रहेगा और प्लस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का 0.85 रोल रहेगा, यानी 1.7 वो हो गया। तो 0.35
प्लस 1.7 विच इज 2.05, ये तो हो गया सिग्मा। देन व्हाट इज द z इफेक्टिव, z इफेक्टिव विच इज इक्वल टू z इसका कितना है, z माइनस सिग्मा विच इज इक्वल टू z होता है बेरिलियम के लिए वो होगा 4 माइनस सिग्मा है 2.05 विच इज 1.95, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम के लिए आ गया 1.95 z इफेक्टिव। थर्ड बोरॉन के लिए अगर देखें हम तो 1s2 2s2 and 2p1 ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन nsnp में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बाकी बचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं यहाँ पे। तो सिग्मा में इन 2 इलेक्ट्रॉन का रोल हो जाएगा 0.35 वाला और इन 2 इलेक्ट्रॉन का रोल हो जाएगा 0.85 का, क्योंकि n में है और ये n-1 में है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन जब ns और np में होता है तो n-1 सेल के लिए 0.85 और बाकी के अंदर की सेल के लिए 1 होगा। तो इस कंडीशन में क्या आ गया, सिग्मा 0.7 प्लस में 1.7 विच इज 2.4, सिग्मा आ गया यहाँ पे 2.4। देन व्हाट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, z इफेक्टिव विच इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, z इसका कितना है 5 है, बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज 5 होता है, माइनस 2.4 विच इज 2.6, देन इट इज 2.6। बोरॉन की केस में आ गया। इन केस को कार्बन अगर देखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसका 6 है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसमें बचे बाकी इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बचा और 2 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो सिग्मा में इन 3 इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा 0.35 और प्लस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा 0.85, then which is 1.05 plus 1.7 which is equal to 2.75, ये तो सिग्मा आ गया। then z effective will be z minus sigma और z here 6 minus 2.75 which is equal to कितना आ गया यहाँ पे 3.25, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3.25 होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। और नाइट्रोजन का केस ले हम 1s2 2s2 and 2p3, सिग्मा की कैलकुलेशन करनी है, इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, p के अंदर प्रेजेंट है, बाकी बचे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ये हैं और 2p3 था, 2 यहाँ पे बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का रोल हो गया 0.35 वाला और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का रोल हो गया 0.85 विच इज इक्वल टू 1.40 प्लस 1.7 3.1, ये हो गया 3.1। देन हम क्या कह सकते हैं, z इफेक्टिव विच इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा और z यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 3.1 विच इज इक्वल टू 3.9, इसको हम समझा सकते हैं। इसके बाद अगर देखें हम ऑप्शन का, ऑप्शन के केस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियर चार्ज 8 है इसका, 1s2 2s2 2p4, 4th इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन 2 + 3 5 का रोल हो गया 0.35 वाला और प्लस में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का रोल हो गया 0.85 एंड विच इज इक्वल टू 5 एंड 0.35 1.75 प्लस 1.7 then it is 3.45 देन हम क्या बता सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, z इफेक्टिव विच इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, z हियर 8 माइनस 3.45 देन इट इज 4.55 स्टेप्स हम कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में क्या आएगा, 9 पे आएंगे 1s2 2s2 2p5, स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग लिख लिया। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन अभी भी p में है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो, तो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इसमें बचे, 2 इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका कोई टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, तो इन 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन का 0.35 रोल रहेगा पर इलेक्ट्रॉन और इन 2 इलेक्ट्रॉन का 0.85 होगा। देन सिग्मा विच इज इक्वल टू
6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, then it is 6 into 0.35 which is 2.1 plus इसको करेंगे तो 1.7 which is 3.80, then what is the Z effective? Z effective is equal to Z minus sigma. Z यहाँ पे कितना है 9 minus sigma है 3.8 which is equal to, इसमें से इसको घटाएंगे 5.2, तो आ जाएगा 5.2। फिर बढ़ गया इन केस ऑफ नियॉन, यहीं पे समझा रहा हूं मैं। नियॉन के केस में देखो तो ये 10 नंबर पे आएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, बाकी बचे यहाँ पे 5 + 2 7 होंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2 के लिए 0.85 होगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 2.45 हो जाएगा, और 2.45 एंड 1.7 विच इज इक्वल टू 4.15 होगा सिग्मा। तो Z इफेक्टिव which is equal to 10 minus 4.15 which is equal to 5.85, then it is 5.85। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है एक फिक्स नंबर से। इन दोनों का अगर डिफरेंस हम देखते हैं तो 0.65 का है, इन दोनों का भी डिफरेंस 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 0.65 का है, और इन दोनों का भी डिफरेंस 0.65 का है, इनका भी डिफरेंस 0.65 का है। यानी लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं सेकंड पीरियड में या फिर थर्ड पीरियड में, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और जो कांस्टेंट से बढ़ता है, कांस्टेंट उससे बढ़ता जाता है 0.65 टर्म से बढ़ता चला जाता है। अगर हम अप टू बाउंड किसी ग्रुप में बात करें, जैसे इसी ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम एंड सीजियम। लिथियम का निकाल चुके हैं, हम सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 1s2, लेटर रूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ये 1 है, इसमें बाकी और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो 0.35 का रोल खत्म हो गया। देन व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, केवल इनमें प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल होगी? n-1, और ये कौन सी है? n-2। n-1 का 0.85 और n-2 का 1, देन 6 + 2 8 × 0.85 और प्लस में 2 × 1, then it is 0 and 6.80 प्लस में 2 which is 8.80। ये सिग्मा आ गया। then what is the Z effective for this electron which is equal to Z minus sigma which is equal to 11 minus sigma की वैल्यू 11 minus 8.80 which is 2.20। then इसके लिए तो 1.30 था, इसके लिए होगा 2.20। इसकी कैलकुलेशन है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके 2.20 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन फील कर रहा है। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0 एंड 4s1। डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी के अंदर 0 होगा। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, n-1 का रोल 0.85 और बाकी का सभी का 1। देन सिग्मा इज इक्वल टू, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0.35 का रोल खत्म, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन है, देन 8 × 0.85 और प्लस इन सब के इलेक्ट्रॉन्स का, चाहे n-2 का हो चाहे n-3 का हो, इन सब का रोल कितना रहेगा? 1 रहेगा। देन हम क्या कह सकते हैं? 2 + 6 8 + 2 10 10 × 1 दैट इज 6.8। अभी कैलकुलेट किया था हमने, और प्लस में 10 × 1 देन इट इज 16.80। ये सिग्मा होगा।
Then what is Z effective? Z effective is equal to Z minus sigma. This is 90 minus 16.8. This is 2.2. And effective nuclear charge of sodium will be 2.2 and potassium will be also 2.2. In case of rubidium, rubidium atomic number 37. The electronic configuration of the rubidium according to Slater rule, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 and 5s1. 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ. ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन ये है 37 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 6 18 28 30 36 and 37. ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन इज दिस. इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? दिस ये n-1 के हैं. इनके लिए पार्टिसिपेशन 0.85 और बाकी सभी के लिए पार्टिसिपेशन 1. देन सिग्मा के लिए क्या आ गया? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 और प्लस बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 + 6 + 2 18 + 6 24 + 2 26 + 2 28. तो सब के लिए 1. देन विच इज इक्वल टू 6.80 + 28 विच इज 34.80. ये सिग्मा आ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. Then what is the Z effective? Z effective is Z minus sigma, which is equal to Z is 37 here. 37 minus 34.80, which is 2.20. Also 2.20. In case of cesium, effective nuclear charge में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, अप टू डाउन चलने पे, या फिर किसी ग्रुप में अगर चेंज भी आएगा तो बहुत कम आएगा. लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है? बढ़ता है. अप टू डाउन ग्रुप में क्या होता है? कांस्टेंट रहता है. इसके और इसके केस में चेंज है, लेकिन बाकी के लिए क्या आ गया? कांस्टेंट. सीजियम के लिए भी इतना ही आ जाएगा. कैलकुलेशन कर लेते हैं. सीजियम नंबर पे किस पे आता है? वहां पे स्टार्ट हो गया आपके पास जीनोन. जीनोन के बाद आता है सीजियम. जीनोन 54 पे, सीजियम इज 55. देन व्हाट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, 2s2 2p6, 3s2 3p6 and 3d10 and 4s2 4p6 4d10 and 5s2 5p6 5d0 and 6s1. ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन 6s में चला जाता है. ns में जा रहा है. इसमें बाकी और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन 0.35 का रोल नहीं है यहाँ पे. ये n-1 शेल है, फिफ्थ शेल, और ये सभी शेल ऐसी हैं जो n-2 या उससे कम है, तो इन सब के लिए रोल 1 रहेगा, इसके लिए रोल 0.85 होगा. देन व्हाट इज द सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू n-1 में कितने? 2 + 6 8 है. 8 × 0.85 प्लस बाकी बचे इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 6 10 12 18 28 30 36 46 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1. दैट इज 6.80 प्लस 46 52.80. Then what is the Z effective? Z effective will be Z minus sigma. Then what is Z? Z is 55 here, which is nucleic charge, and minus 52.80, which is 2.20. Then effective nucleic charge on cesium at last electron is 2.20. Means sodium, potassium, rubidium और cesium इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है विच इज 2.20, यानी 2.20 प्रोटॉन का ही अट्रैक्शन फील कर रहा है. तो यही रीजन है कि लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फील कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए साइज छोटा होता चला जाता है. एटॉमिक साइज में बताया. और अप टू डाउन शेल बढ़ जाती है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ये तो शेल बढ़ने और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होने की वजह से
कोई चेंज नहीं आने की वजह से साइज बढ़ता जाता है। तो साइज का इस टाइप से वेरिएशन होता है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पीरियोडिसिटी इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता सकते हैं। इतनी कैलकुलेशंस के बाद हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पे किसी पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और अप टू डाउन चलने पे किसी ग्रुप में या किसी कॉलम में, पीरियड का मतलब रोज और अप टू डाउन ग्रुप का मतलब कॉलम, कॉलम के अंदर अगर अप टू डाउन चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए सभी फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करने लगती हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, और पीरियड को रॉ भी नाम दे सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड एंड अप टू डाउन इन ग्रुप, और ग्रुप को नाम दे सकते हैं हम इन कॉलम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एप्रोक्स कांस्टेंट, सभी के लिए कॉमन ले लिया मैंने। और इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ये इनकी पीरियोडिसिटी थी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। समझ आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, थैंक यू, एंड शेयर भी करें।